स्टूडेंट, आप सभी का मस्ट वेलकम है एजुकेशन मूवी चैनल पे। आज सब्जेक्ट अकाउंटेंसी क्लास 12 चैप्टर 5 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी चैप्टर 5 के थ्योरी आज हम आप लोग को बताने वाले हैं। इसके क्वेश्चन भी बताया जाएगा। देखिए, सबसे पहले लिखवाए हैं एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ होता है, यानी एक साझेदार के प्रवेश का अर्थ होता है साझेदारी फर्म में नए स्वामी तथा साझेदार की संख्या में वृद्धि। देखिए, लेसन का नाम ही है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, यानी एक जैसे मान लेते हैं कि 3 पार्टनर है लो ए बी सी। 3 पार्टनर पहले से अपने संस्था को चला रहे हैं लोग, फर्म को चला रहे हैं लोग। अब इसमें जब एक और पार्टनर ये लोग ला रहे हैं लोग डी का, तब डी के आने से देखिए क्या क्या होगा। जैसे ये पहले 3 था लो, यानी संस्था का ओनर 3 थे, अब कितना ओनर हो गए 4। तो यानी संस्था में साझेदारों की संख्या में भी वृद्धि होगी। उसके बाद देखिए, अब जब ये डी ओनर के रूप में आ रहा है, कर्मचारी के रूप में नहीं आ रहा है, ओनर के रूप में आ रहा है, मालिक के रूप में आ रहा है, नौकर के रूप में नहीं। तो जितना वैल्यू संस्था में ए का, बी का, सी का, उतना ही अब किसका हो जाएगा, डी का। यानी पहले 3 मालिक थे, अब कितना मालिक हो जाएंगे लोग 4, यानी अब 4 स्वामी हो जाएंगे। संस्था को चलाने वाले अब 4 स्वामी हो जाएंगे। यानी अब संस्था में कुछ भी होगी तो चारों आदमी से पूछकर होगी, चारों आदमी सहमत रहेंगे तभी होगी। तो देखिए, होता क्या है कि पार्टनर जब न्यू पार्टनर आता है ना, तो एक स्वामी की संख्या बढ़ जाती है और एक साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव भी इससे आता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1 है। यानी भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 और उपधारा 1 के अनुसार सभी पुराने साझेदार के सहमति से ही, देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार सभी पुराने साझेदार के सहमति से ही नए साझेदार बनते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि ये पहले से 3 पार्टनर है लो ए बी सी, और इसमें से ए चाह रहा है कि हम डी को ला ले, डी को न्यू पार्टनर बना ले, मुमकिन नहीं है, क्योंकि 1932 की धारा 31 यानी उपधारा के अनुसार जब तक पुराने यानी सभी साझेदार सहमत नहीं होंगे कि एक न्यू पार्टनर को लाया जाए, तब तक अपने से एक पार्टनर चाहे तो न्यू पार्टनर को नहीं ला सकते हैं। अगर ऐसे गलती से कर रहे हैं तो इन पे कार्रवाई किया जाएगा 1932 की धारा 31 उपधारा 1 के अनुसार। तो जो भी होगा, अगर नए साझेदार को लाना भी है तो इस तीनों के सहमति से लाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आगे क्या है। नोट में लिखा है कि नए साझेदार पूंजी तथा ख्याति लाते हैं। यानी पहले से 3 पार्टनर थे लो ए बी सी, ये तीनों है लो, जब ये तीनों मिलकर तीनों अपने सहमति से जब डी को बुलाएंगे लो ना, तो ये पूंजी भी लाएगा और ख्याति भी लाएगा। देखिए, पूंजी किस लिए लाते हैं लोग कि यानी फर्म में जो संपत्ति होती है ना, जो ये तीनों मिलकर संपत्ति, मशीनरी वगैरह, बिल्डिंग भी, या फिर बिल्डिंग अपने से तीनों बनवाए है या फिर रेंट पे, जिस तरह से भी है लो, तो ये तीनों जो पैसा खर्च किए हैं लो ना, तो जितना खर्च किए हैं लो उसी में से इनका भी शेयर निकालेंगे कि ये न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है, तो आप भी इतना कैपिटल दीजिए तो ओनर बनिएगा। तो उसमें कैपिटल देना पड़ा, और कैपिटल ऐसे ही नहीं देना पड़ा। जैसे मान लीजिए कि ये तीनों एबीसी जो है लो ना, 2020 में पार्टनरशिप शुरू किया लो, अब 2023 में डी आ गया, 2023 में डी को लेके आ रहे हैं।
2020 से 23 में जो संपत्ति के मूल्य में यानी पुनर्मूल्यांकन जिसको बोला जाता है, यानी किसी का वैल्यू बढ़ा होगा, किसी का वैल्यू घटा होगा, तो उसको फिर पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा। उसके बाद उसमें से देखा जाएगा इस चारों में कि किसको कितना चुकाना है। तो जो उस यानी संपत्ति के लिए जो पैसा लाएंगे उसको बोलते हैं पूंजी। और देखिए बोले कि पूंजी भी लेकर यानी संपत्ति के लिए जो पैसा आएगा उसको बोला जाएगा पूंजी। और ख्याति जो आता है ना, देखिए ये 2020 में संस्था को शुरू किया है लोग, 23 में बुला रहा है लोग, यानी 3 साल के आसपास ये लोग संस्था को चलाया है लोग। तो 3 साल में ये लोग नाम कमाया हुआ लोग, यानी ये जो 3 साल में मेहनत करके जो नाम कमाया है लोग ना, जो ख्याति होती है ना, ये भी संपत्ति होती है, अदृश्य संपत्ति होती है, दिखाई नहीं देती है। तो जो नाम कमाया है लो ना, उसका भी एक वैल्यू निकालेगा लो, और वो जो वैल्यू निकालेगा लो, नाम कमाया लो, तो जो लेकर उस वैल्यू का जो रेट लेकर आएगा डी, तो उसको बोलेंगे गुडविल। और गुडविल को क्या करता है लो, ओल्ड पार्टनर बांट लेता है लो। जब भी कोई नए साझेदार आएंगे तो उनको पूंजी और ख्याति लेके आना ही पड़ेगा। तो ये साथ में हम जेई बताते भी चल रहे हैं, जनरल एंट्री भी बता रहे हैं। देखिए अगर पूंजी भी ला रहे हैं और ख्याति भी ला रहे हैं, तो हम लोग शुरू से 11 से ही पढ़े कि जो भी हम लोग के पास आता है तो उसको डेबिट करना है, जो जाएगा उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे तो कुछ जाने वाला नहीं है हम लोग के पास, तो फिर देखेंगे किसके पास से आ रहा है। देखिए पूंजी भी आ रहा है यानी कैश या बैंक आ रहा है, और प्लस गुडविल भी आ रहा है। गुडविल पैसे के रूप में ही यानी ख्याति कैश के रूप में ही आएगा। तो हम लोग के पास कैश या फिर बैंक आएगा, तो कैश या बैंक अकाउंट डी आर, और टू में क्या लिख लेंगे, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर सिर्फ गुडविल भी लिख सकते हैं, टू गुडविल। और जब ये पूंजी लेकर आया है जो पार्टनर जिस नाम से लेकर आएगा, जैसे यहाँ पर डी लिखवाए हैं तो टू डीज कैपिटल अकाउंट कर देंगे, डी लेकर एस लाया डीज कैपिटल अकाउंट। राम लेकर आएगा तो राम्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे, यानी बैंक अकाउंट डी आर, टू गुडविल अकाउंट बोलिए, या फिर टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट बोलिए, और टू राम्स अकाउंट बोलिए। और देखिए पूंजी ना लाकर, मान लीजिए कि 1 लाख इनको पूंजी लाना था, पूंजी ना लाकर ये मशीन ला दिए। मशीन जब लेकर आ जाएंगे तो यानी संपत्ति के रूप में लेगा। तो जो जो न्यू पार्टनर है संपत्ति के रूप में अगर कुछ लेके आ रहे हैं तो सब डेबिट होता है। एसेट लेकर आएंगे तो डेबिट, और लाइबिलिटीज तो क्रेडिट। जैसे मशीन लेकर आएंगे तो हम लोग मशीन अकाउंट डी लिखना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट, नए साझेदार के प्रवेश से, यानी जब नए साझेदार फर्म में प्रवेश करते हैं तब फर्म तथा पुराने साझेदार, यानी जब नया साझेदार आएगा तो फर्म और पुराने साझेदार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नए साझेदार के आने से फर्म और पुराने साझेदारों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसी के बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर लिखे हैं पुराने साझेदारी का अंत तथा नए साझेदारी का गठन। यानी देखिए जो पहले से 3 पार्टनर थे लो ए बी सी, तो ये लोग अपने प्रॉफिट को जो बांट रहे होंगे लोग, तीनों रेशियो दिए होंगे, 2:1:3, यानी कुछ भी दिए होंगे, तीनों दिए होंगे लोग। या फिर ये लोग एग्रीमेंट ऐसे भी किया लोग कि इसमें से किसी को सैलरी देना है, प्रॉफिट को कैसे बांटना है, किसका कैपिटल कितना है, ये सब एग्रीमेंट पहले ही से हो जाता है। तो जब डी आएगा तो फिर जब पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा ना, तो फिर एक नया एग्रीमेंट बनाया जाता है, क्योंकि ये लोग पहले से 3 आदमी प्रॉफिट को बांट रहे थे लोग, लेकिन डी जो आ रहा है ये भी मालिक के रूप में ही आ रहा है। तो प्रॉफिट पहले जो 3 जगह बटा रहा था, अब कितने जगह बटाएगा, 4 जगह। तो 4 जगह बांटने के लिए फिर क्या किया जाएगा, साझेदारी का गठन किया जाएगा, फिर एग्रीमेंट बनाया जाएगा। उसके बाद है फर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। यानी देखिए पहले से 3 साझेदार थे ए बी सी, जैसे ही डी आएंगे तो अब कितने साझेदार हो जाएंगे, 4 साझेदार। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि फर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। उसके बाद है नए साझेदार का लाभ में हिस्सा के चलते, यानी जो देखिए पहले ए बी सी पार्टनर थे लोग, नए साझेदार डी, यानी नए साझेदार डी जो आ रहा है उसके चलते, हिस्सा के चलते
पुराने साझेदार का हिस्सा घट जाती है। यानी जो ए बी सी अपने जो प्रॉफिट को बांट रहे थे लोग, अब जो डी आ गया है इसको भी प्रॉफिट देना पड़ेगा, तो प्रॉफिट इसको देना पड़ेगा तो कौन देगा? ए कुछ देगा, बी कुछ देगा, सी कुछ, यानी यही तीनों लोग मिलकर देंगे लोग। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो पार्टनर दे देते हैं लोग और एक नहीं देता है जो नील कर जाता है, तो दो पार्टनर यानी इसी तीनों से मिलकर थोड़ा थोड़ा करके ये लोग डी को देंगे लोग। तो ये अपना हिस्सा जब डी को देंगे लोग तो इन लोग का हिस्सा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो किसके चलते घट रहा है? न्यू पार्टनर के चलते पुराने साझेदारों की जो हिस्सा होती है वो घट जाती है। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित व्यक्ति को नए साझेदार बनाने में फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। प्रतिष्ठित व्यक्ति, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे या फिर कहीं भी ब्रांच डालना तो हम लोग अपने डाले और अपने से एक डालेंगे ही, लेकिन वहां पे जिस व्यक्ति का पूरा नाम हो, वहां के उस एरिया के पूरा लोग जानते हो, उस व्यक्ति को अगर पार्टनरशिप के रूप में रखेंगे ना तो वो फर्म बहुत अच्छे से चलेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का पहले ही से नाम है। देखिए हम लोग भी ऐसे दुकान में जाते हैं जिससे थोड़ा जान पहचान हो, तो उस व्यक्ति को जब उस एरिया के पूरे लोग पहचानते हैं तो निश्चित है कि उसी फर्म में आएंगे लोग। तो प्रतिष्ठित व्यक्ति को जब हम लोग साझेदार बनाते हैं ना तो फर्म की ख्याति ऐसी बढ़ जाती है। जिस व्यक्ति का पहले ही से नाम हो उसको पार्टनर्स में हम लोग रखेंगे तो निश्चित है आते आते वो पूरा फर्म की ख्याति को बढ़ा देगा। उसके बाद देखिए है, फर्म फर्म को या पुराने साझेदार को नए साझेदार की आवश्यकता क्यों होती है? यानी फर्म को या फिर पुराने साझेदार को नए साझेदार की आवश्यकता क्यों पड़ती है? नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का। तो आवश्यकता पड़ने के कारण है जब पूंजी की आवश्यकता हो, यानी जब पूंजी की आवश्यकता हो या फिर जब पूंजी की कमी हो। पहले से 2 3 4 जितने भी पार्टनर है लोग, वो लोग संस्था को बढ़ाना चाह रहे हैं लोग, लेकिन उन लोगों के पास उतना कैपिटल यानी पूंजी नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते वो लोग संस्था को थोड़ा और बढ़ा सके। तो वो लोग क्या करेंगे? थोड़ा एक पैसे वाले व्यक्ति को पार्टनर बनाएंगे और उससे उतना पैसा लेंगे, उसके कैपिटल के रूप में उसको पार्टनर बनाएंगे लोग, उसको भी प्रॉफिट देना शुरू कर देंगे लोग। तो जब पूंजी की आवश्यकता होती है ना, पूंजी की कमी पड़ती है, तभी व्यक्ति क्या करता है? पार्टनर बना लेता है। 3 है तो 4 कर लेगा, ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी तो 4 है लो तो दो व्यक्ति को पार्टनर बनाकर 6 हो जाएगा लो। नेक्स्ट है, जब व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाना हो। अभी इसमें बताया था कि व्यापार की यानी देखिए न्यू व्यक्ति कहीं भी जाकर थोड़ा बिजनेस डालता है ना तो थोड़ा चलाने में परेशानी होती है। न्यू व्यक्ति आया यहाँ पे बिजनेस डालेगा, यहाँ से भी 2 आदमी को अपने पार्टनरशिप में रखेगा ना, उसका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। कोई भी न्यू व्यक्ति जाकर पार्टनरशिप ऐसे डालेगा ना तो परेशानी होती है। तो जब व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाना हो तो लोकल यानी जो आदमी वहां पे जिसका पहले ही से नाम है उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। उसी में का टॉपिक है अभी 3 नंबर, 2 बताए उधर आप लोग को। 3 नंबर है, जब फर्म को चलाने के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता हो। यानी फर्म को आगे चलाने के लिए योग्य और अनुभवी। योग्य मीन्स होता है यानी जो व्यक्ति जिस काम के लिए, नहीं बोलते हैं कि इस काम के लिए ये वो योग्य है, बहुत अच्छे से ये काम करता है। तो जिस व्यक्ति को जिस काम के बारे में जानकारी होता है तो उसको बोलते हैं ये व्यक्ति इस काम के योग्य है, इस काम के बारे में ये अनुभवी है, इसको जानकारी है। तो यानी पहले से मान लीजिए 3 पार्टनर है, वो लोग संस्था को जिस ऊंचाई तक लेके जाना चाह रहे हैं लोग, नहीं ले जा पा रहे हैं लोग, तो जो 3 पार्टनरशिप पहले से है लोग, तो एक और पार्टनरशिप को लाना चाहेंगे लोग, और वो ऐसा पार्टनर को लाना चाहेंगे लोग जो योग्य हो, जिसको पूरी तरह से एकदम जानकारी हो कि संस्था फर्म को कैसे चलाना हो, उस व्यक्ति को वो लोग ढूंढ कर लाएंगे लोग। उसके बाद है 4 नंबर, जब किसी योग्य कर्मचारी को, देखिए कितना से, जब किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाता है। देखिए कभी कभी पार्टी वार्टी सब बहुत बड़ा फंक्शन होता है ना, एक कोई कोई ऐसा कर्मचारी होता है जो बहुत अच्छे से काम कर देता है, तो उसको जब प्रोत्साहित किया जाएगा तो उस समय भी पार्टनर के रूप में किसी किसी को घोषित कर लिया जाता है और उस समय प्रोत्साहित करने के लिए उन लोग को बुलाया जाता है। और इसमें देखिए इसमें 2 बातें हैं, एक और है कर्मचारी को प्रोत्साहित,
यानी योग्य कर्मचारी को। कभी कभी ऐसा होता है ना कि किसी संस्था में किसी कर्मचारी को इतनी जानकारी रहती है ना जितना उसके ऑनर को जानकारी नहीं रहती है। तो ऑनर क्या करता है कि उस कर्मचारी को अपने पार्टनरशिप के रूप में रख लेता है। यानी योग्य कर्मचारी को क्या करेगा, अपने पार्टनरशिप के रूप में रख लेगा, क्योंकि उसको खोजना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश पर मुख्य समायोजनाएं। यानी नया साझेदार जब आता है तो क्या क्या समायोजनाएं करना पड़ता है। तो ये सबसे पहले आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत परेशानी हो रही है यार, आप लोगों का भी फर्ज बन रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है। नेक्स्ट है नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना। नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना यानी दो, मान लीजिए 3 पार्टनर पहले पहले से थे लो, और जब वो आएगा चौथा तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए ना, तो उसका भी प्रॉफिट चाहिए, तो फिर लाभ विभाजन का गणना करना पड़ेगा। 2 नंबर है ख्याति का मूल्यांकन। देखिए ख्याति का जब तक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तब तक न्यू पार्टनर से नहीं बोला जा सकता है कि तुमको इतना ही गुडविल लेके आना है। तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाता है कि इस समय जो फर्म की ख्याति है वो कितने मूल्य की है। उसके बाद न्यू पार्टनर को बताया जाएगा कि तुमको इतना लेकर आना है। उसके बाद है त्याग अनुपात की गणना। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि ख्याति जो होती है ना, जो ये ख्याति न्यू पार्टनर जो लेकर आते हैं, तो कभी कभी ओल्ड पार्टनर जो होते हैं ना, पुराने साझेदार, वो ओल्ड रेशियो में ही इसको बांट लेते हैं, और कभी कभी त्याग अनुपात यानी सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं लोग। तो त्याग अनुपात की गणना करना पड़ता है कि जो न्यू पार्टनर आया है तो पुराने साझेदार अपना हिस्सा उसको कितने दिए हैं। यानी 3 पार्टनर है तो तीनों मिलकर यानी अपना अपना हिस्सा कितने दिए हैं लोग। तो इसीलिए त्याग अनुपात की गणना, जिस क्वेश्चन में बोल देगा ना कि त्याग अनुपात के अनुसार ख्याति को बांटा है लोग, उस क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशियो निकालना पड़ेगा। जिस क्वेश्चन में नहीं बोलेगा उस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो में ही ख्याति को बांट देंगे। क्वेश्चन भी आप लोगों को बताया जाएगा। नेक्स्ट है संपत्ति तथा दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। देखिए संपत्ति तथा दायित्व का पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन इसलिए किया जाता है ना कि जो न्यू पार्टनर आ रहा है उस समय संपत्तियों का मूल्य कितना है। यानी जो न्यू पार्टनर डी जो न्यू पार्टनर के रूप में आ रहा है उसको भी बताना पड़ेगा ना कि इस फर्म की संपत्तियां इतनी है। तो इसीलिए संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन इस होता है कि उसका पुनः एक रेट लगाया जाएगा। उसके बाद है नए लाभ विभाजन अनुपात। नए लाभ विभाजन अनुपात किसे बोलते हैं, लिखा है ये वे अनुपात हैं, यानी ये वह अनुपात है जिसमें नए साझेदार के ये वे अनुपात हैं जिसमें नए साझेदार सहित, यानी नए साझेदार सहित जो न्यू पार्टनर आया है उसी के साथ में पुराने साझेदार, यानी नए साझेदार के सहित पुराने साझेदार फर्म के लाभ हानियों को बांटते हैं। यानी नए साझेदार के साथ साथ पुराने साझेदार भी जिस अनुपात में फर्म के लाभ हानि को बांटेंगे उसी को नए लाभ विभाजन अनुपात बोला जाता है। 3 पार्टनर थे लो 3 रेशियो था, 4 पार्टनर हो गए लो 4 रेशियो होगा, जिसको बोला जाएगा नए लाभ विभाजन अनुपात। नेक्स्ट त्याग अनुपात, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस मीन्स होता है त्याग करना, त्याग करना चाहिए, बहुत जरूरी है, त्याग करने से टेंशन कम हो जाती है। नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में कमी आती है उसे त्याग अनुपात कहते हैं। देखिए जब तक पुराने साझेदार अपने हिस्से को त्याग नहीं करेंगे लो तब तक नए साझेदार को मिलेगा नहीं। वो आया है ऑनर के रूप में तो उसको भी प्रॉफिट चाहिए, तो जब तक पुराने साझेदार त्याग नहीं करेंगे लो जब तक नए साझेदार को कुछ मिलने वाला नहीं है। और लाइफ में जो है ना त्याग करना बहुत जरूरी है। तो
लिखवाया नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में जिस अनुपात में कमी आती है, यानी ओल्ड पार्टनर जो है जिन उन लोग का ओल्ड रेशियो होगा तो उस ओल्ड रेशियो में जिस अनुपात में कमी आएगी उसी को त्याग अनुपात कहते हैं। यानी ओल्ड पार्टनर जितना अपना शेयर न्यू पार्टनर को दे दिया होगा उसे ही त्याग अनुपात कहते हैं। भाई जो लेसन 5 है ना आप लोग का, ये 2 फार्मूला पे ही पूरा बनता है। फर्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेकेंड है गेनिंग रेशियो। फर्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेकेंड है गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इसी पे पूरा आप लोग का यानी जितना क्वेश्चन है ना सब इसी पे बनेगा। एक ऐसे आएगा आप लोग अप्रिशिएट एक बार ये सब मूल्य बढ़ेगा घटेगा जिसको पुनर्मूल्यांकन के अंतर्गत लिया जाता है, इंक्रीज डिक्रीज वगैरह। सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो बराबर होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इसी 2 फार्मूला पर आप लोग का पूरा क्वेश्चन बनेगा इस लेसन का। इसका हम एक ट्रिक लिखवा रहे हैं आप लोग को, यानी कभी कभी भूल जाते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू होता है कि न्यू माइनस ओल्ड होता है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, इसका फर्स्ट लेटर ले लीजिए एस, इसका ले लीजिए ओ, और इसका ले लीजिए एन, और इसका ले लीजिए जी। इसमें तो कॉमन कर ही लिया गया है। देखिए क्या होगा, एस ओ उसके बाद है एन और तब यहां से जी, सॉन्ग। इसका ट्रिक है सॉन्ग। अभी इधर से देखेंगे सेक्रीफाइस, एस से सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इधर से चलेंगे फर्स्ट फॉर्मूला के लिए सेक्रीफाइस रेशियो बराबर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और फिर गेनिंग रेशियो के बराबर इधर से चलेंगे गेनिंग रेशियो बराबर न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप लोग ये याद रखिएगा तो फिर ये दोनों नहीं याद करना पड़ेगा, और ये याद क्या करना हमेशा याद रहता है सॉन्ग। आज के लिए इतना ही है। आप लोग शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाइक वगैरह जरूर कीजिए।